Hello everyone. Today we are going to do our last lecture of electrochemistry जिसमें हम बात करेंगे बैटरीज के बारे में। बच्चों, बैटरीज को हम कमर्शियल सेल्स भी बोलते हैं। बैटरीज क्या होती हैं? एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी एक के बाद एक के बाद एक सेल को अगर कनेक्ट कर दे तो बैटरी हो जाती है। ऐसा हमने क्लास 10 में भी पढ़ा है। Basis of electrochemical cell or galvanic cell is the basic fundamental unit or the fundamentals behind any kind of battery is the electrochemical cell which is based on redox reaction। यानी कहीं कहीं ना कहीं रिडॉक्स हो रहा है, कहीं रिडक्शन कहीं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी। जो भी कोई बैटरी हम यूज़ करते हैं उसमें हम कुछ खास चीज़ों को ढूंढते हैं। पहली चीज़, बैटरी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए ताकि आसानी से ट्रांसपोर्ट की जा सके। बैटरी की लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, चाहे हम उसे यूज़ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सेल परचेज करके लाए, उसकी लाइफ थी नहीं, व्हेन इट इज़ नॉट यूज इन यूज़ तो भी वो डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या अगर आपने सेल यूज़ करना शुरू किया है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोल्टेज जो है बैटरी की वो फ्लक्चुएट ना करे जब हम यूज़ कर रहे हैं, कि कभी आप 1.5 दे रहा है तो कभी 1 दे रहा है। अगर वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस होंगी देन अप्लायंसेज जिनमें भी आप इसको यूज़ करोगे दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट टाइप ऑफ बैटरीज डू वी हैव। बच्चों, हमारे पास है दो तरह की बैटरीज। एक बैटरी होती है प्राइमरी और दूसरी कहलाती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के अंदर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यानी कि हमने डीसी और एसी की बात की थी। डीसी और एसी में क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड फिक्स्ड हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज डीसी। जब इलेक्ट्रोड्स को हम चेंज कर सकते हैं उसे हम क्या बोल देते थे, एसी। सो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड फिक्स्ड है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यानी कि रिएक्शन जो है वो किसी एक ही डायरेक्शन में होने वाली है, कैन नॉट बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो अगर रिवर्सिबल नहीं है तो डेफिनेटली वो बैटरी भी चार्जेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या, आपके पास ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। सिमिलरली आप सेकेंडरी बैटरी में देखिए, इलेक्ट्रोड्स कैन बी रिवर्स्ड। आई टोल्ड यू कि जिस तरह से हम एसी की बात करते हैं, एसी जनरेटर्स, डीसी जनरेटर, एसी बैटरी, डीसी बैटरी। सो सेकेंडरी बैटरीज उस तरह की होती हैं जहाँ पे रिएक्शन रिवर्स की जा सके। सो रिएक्शंस आर रिवर्स्ड एंड यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो बेसिकली इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट रहेगा। बैटरीज कैन बी रिचार्ज्ड। सच बैटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज सेल्स। एग्जाम्पल आप प्राइमरीली हम जो करेंगे दैट विल बी द लेड स्टोरेज एंड द निकल कैडमियम सेल्स, जिनके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। प्राइमरी बैटरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल जिसे हम लोग लेक्लैंसे सेल भी कह देते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने इसे ढूंढा था। ड्राई सेल हम यूज़ करते हैं टॉर्च में, फ्लैश लाइट्स में, कैलकुलेटर्स में, टेप रिकॉर्डर्स में। आपके जो भी अप्लायंसेज, आप रिमोट टीवी के जो रिमोट्स होते हैं वो भी क्या है, ड्राई सेल हैं। ठीक है, जो AAA बैटरी आप यूज़ करते हो या जो आप AA बैटरी यूज़ करते हैं, these are the primary batteries and they are based on the dry cells. Now इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे अगर हम तो क्या मिलेगा हमें, we have a container which is made up of zinc। इस जिंक को हम एनोड कहेंगे बिकॉज जिंक इज गोइंग टू अंडरगो ऑक्सीडेशन। जिंक के और ये रही आपकी कैथोड विच इज़ दी मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। और कैथोड के बीच साथ ही हमने एक लेयर चिपकाई है, मिक्सचर है एक MnO2 और कार्बन का, ब्लैक कार्बन का, दैट इज अटैच टू दिस ग्रेफाइट। इस कैथोड और इस एनोड के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट है पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। जब हम पेस्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पानी भी है। ठीक है, इट इज़ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। सो आपके एनोड मिल गई, हमें कैथोड मिल गया, हमें इलेक्ट्रोलाइट मिल गया। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रोड ऑफ दिस प्राइमरी सेल। देखिए, एनोड के ऊपर जिंक जो है इट इज़ गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, वी को नो वाई सो, बिकॉज हमें पता है जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हम देखें तो इट इज़ क्वाइट हाई विच इज़ 0.76 वोल्ट, काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए ये आपकी इस कंटेनर के थ्रू कहाँ पहुँच जाएंगे, इस कैथोड के पास। कैथोड के पास पहुँचेंगे तो कैथोड पे क्या था, ग्रेफाइट, एंड ग्रेफाइट के बाहर थी आपके पास यहाँ पर
MnO2 एंड ग्रेफाइट की पाउडर। MnO2 Mn+4 की ऑक्सीडेशन स्टेट से पहले +3 में कन्वर्ट होता है। MnO नेगेटिव एक ऑक्सीजन को लूज करेगा बिकॉज इट इज़ गोइंग अंडर रिडक्शन। देखिए इट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस फ्रॉम +4 to +3। अब ये जो MnO नेगेटिव बनता है along with the nascent oxygen because of the zinc as a result of the zinc 2 positive in the electrolyte जो यहाँ पे आ गए हैं, इसकी वजह से जो अमोनियम क्लोराइड इस इलेक्ट्रोलाइट में पड़ा है NH4Cl, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन अमोनिया। इट इज़ गोइंग टू डिस्प्लेस इट। ये देखिए अमोनिया को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा एंड अमोनिया विल कम आउट एज अमोनियम आयन। क्लोराइड आयन बन जाएगा जो कि जिंक क्लोराइड बना देगा, डाइक्लोराइड। ऑब्वियसली जब इसको बैलेंस करेंगे तो इट विल बिकम 2 and 2। करेक्ट। नाउ कैथोड पे क्या होगा, यही अमोनियम आयंस आपकी MnO नेगेटिव एंड नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे MnOOH एंड दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइट। दिस कंपाउंड इज नोन एज मैग्नेटाइट एंड अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड। करेक्ट। बट ये गैस इस सेल से बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये जो अमोनिया है इट इज़ नॉट लिबरेटेड बिकॉज ये जिंक के जो पॉजिटिव आयंस हैं, जिंक आयंस हैं, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगी, Zn डाईअमाइन जिंक कटायन बना देगा। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। इस वोल्टिक सेल का, ये जो आपका ड्राई सेल है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 1.2 to 1.5 वोल्ट। नाउ ये जो सेल है बच्चों, इसके इनफाइनाइट लाइफ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक है, ये कोरोड करता है जिंक के कंटेनर को इवन व्हेन इट इज़ नॉट वर्किंग। तो आपने कई बार देखा होगा कि अगर आपने बैटरीज आपके सेल में लगा के छोड़ दी हैं या बहुत टाइम तक पड़ी हुई हैं तो कई बार सेल लीक कर जाता है। वो लीक क्यों कर जाता है? क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड जो है वो इस जिंक कंटेनर को इरोड कर देता है। एट द सेम टाइम ये जो अमोनिया बना है, this ammonia gas is going to react with zinc ions. It want the zinc ion to be present in the electrolyte। और ये zinc ion कब आएंगे? जब आपका zinc कंटेनर का zinc ऑक्सीडाइज होगा। इसका मतलब ये अमोनिया गैस इज गोइंग टू कॉज लीकेज इन द जिंक कंटेनर, क्योंकि ये वहाँ पे कोई ना कोई पिट्स क्रिएट कर देगा, उसके ऊपर होल्स क्रिएट कर देता है एंड एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स लीकिंग एंड इट इज नॉट हैविंग अ इनफाइनाइट लाइफ। प्राइमरी बैटरीज के अंदर ही हमारे पास एक रिफाइंड सेल और है, दैट इज द मर्करी सेल। मर्करी सेल जो है बच्चों वो छोटी छोटी डिवाइसेस में यूज होता है, लाइक योर हियरिंग एड्स, योर रिस्ट वॉचेज एंड योर कैमराज ऑल्सो। तो उनके अंदर छोटे छोटे जो सेल लगे होते हैं दे आर द मर्करी सेल्स। क्या डिफरेंस है? एनोड तो वही है जिंक कंटेनर, कैथोड में चेंज आ गया, मर्करी ऑक्साइड है। अब जो मर्करी ऑक्साइड है बच्चों, दिस इज अन एक्टिव इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोड नहीं है, इट इज एन एक्टिव। जहाँ आपको याद होगा हमने कहा था कि अब मरकरी की डिसाइड करेगा कि कैथोड के पास या एनोड के पास कौन पहुँचता है। और हमें पता है जिंक जब ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक आयंस बनाएगा। ये जिंक आयंस जो हैं एनोड के ऊपर बनेंगे तो व्हाट विल हैपन, दे विल ट्राई टू फॉर्म अ स्टेबल अमलगम विद द मरकरी, क्योंकि मरकरी है, अमलगम फॉर्मेशन तो होना ही होना है। सो देखिए क्या होगा, जिंक जो है वो मरकरी के साथ एक अमलगम बना के बैठा हुआ है। सो जब जैसे ही इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इसे OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। दीज OH नेगेटिव आयंस विल कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। जिंक विल बी कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बनाएगा, पानी रिलीज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, कैथोड के ऊपर क्या है? मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड यही पानी और दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना है। ये इलेक्ट्रॉन मूव किए कैथोड के पास, मरकरी ऑक्साइड ने ये इलेक्ट्रॉन्स लिए और खुद रिड्यूस हो गया मरकरी में और हाइड्रोक्साइड आयंस उसने बना देने हैं। सो व्हाट इज़ द नेट रिएक्शन गोइंग ऑन? जिंक अमलगम था और मरकरी ऑक्साइड है। जिंक अमलगम इज एनोड नाउ एंड मरकरी ऑक्साइड इज कैथोड। इनकी जब रिएक्शन होगी सो यू विल गेट जिंक ऑक्साइड एंड मरकरी एज एन लिक्विड। इस रिएक्शन के अंदर आप देखो कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कोई भी आयंस नहीं बन रही। जैसे ऊपर बने थे हमारे पास ड्राई सेल में बने थे, पीछे कॉम्प्लेक्स आयन बना था अमोनिया और जिंक का, यहाँ ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन या कोई भी आयन नहीं बनता है। ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता क्योंकि आयंस के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। सो इसका मतलब आपका ई सेल भी चेंज नहीं होगा।
एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल विल रिमेन कॉन्स्टेंट. सो जो आपका पोटेंशियल होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. तो आपने कई बार देखा होगा आपकी रिस्ट वॉच ऑल ऑफ अ सडन बंद होती है ग्रेजुअली, तो आपको पता ही नहीं चलता, इट जस्ट गोज एब्रप्टली. वो क्यों है? बिकॉज उसका पोटेंशियल तो सेम है लेकिन ग्रेजुअली इट इज़ लूजिंग इट्स पोटेंशियल इट्स पोटेंसी, नॉट द पोटेंशियल डिफरेंस, बट उसके अंदर से उसकी कैपेसिटी तो डेफिनेटली कम हो जाएगी बिकॉज दीज आर नॉट द इनफाइनाइट लाइफ सेल्स और बैटरीज. सो पोटेंशियल लेकिन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ. हाउएवर इन ड्राई सेल पोटेंशियल जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा था. मर्करी सेल्स कैसा पोटेंशियल देते हैं? 1.35 वोल्ट का. सो दिस इज व्हाट इज द प्राइमरी बैटरीज. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंडरी बैटरी विच आर द रिचार्जेबल बैटरीज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज सेल और एक्यूमुलेटर्स. प्राइम बैटरीज जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी गाड़ियों में, ठीक है, ट्रक्स में. आपका इन्वर्टर जो है उसके अंदर ये जो बैटरीज यूज होती हैं दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी बैटरीज. मोस्ट पॉपुलर बैटरी दैट वी यूज इज कॉल्ड एज लेड स्टोरेज बैटरी. अब लेड स्टोरेज बैटरी में क्या हो रहा है बच्चों? वी हैव अ कंटेनर, ठीक है, और इस इंसुलेटर कंटेनर के अंदर आपके पास सीरीज में आपके एनोड और कैथोड कनेक्टेड हैं. सीरीज में कनेक्टेड है तभी बैटरीज हैं. बैटरीज आपको पता है सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑल द टाइम. अगर नहीं याद तो ये देखिए कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड, these are connected in series. So similarly these are also connected in series. So एनोड के ऊपर क्या है? there is a grid of lead packed with finely divided spongy lead. इस lead कैथोड के अंदर बाहर भी lead है और अंदर filled क्या है? वो भी lead है. कैथोड के अंदर क्या है? lead की तो बनी हुई है ये इलेक्ट्रोड, लेकिन उसके अंदर क्या है? lead ऑक्साइड. और यहाँ बीच में यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट फिल किया गया है दैट इलेक्ट्रोलाइट इज H2SO4. यानी ये इलेक्ट्रोड किस में डिप है? H2SO4 के अंदर डिप्ट है. अब रिएक्शन क्या हो रही है देखिए. एट एनोड लेड जो है सबसे पहले आयोनाइज होगा लेड आयंस में क्योंकि ऑक्सीडेशन होनी है. ये लेड आयन जो ऑक्सीडाइज हुए वो इस इलेक्ट्रोलाइट से SO4 आयंस को पिक करेंगे और लेड सल्फेट बन जाएगा. तो एनोड के ऊपर भी यहाँ पे आप देखोगे लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाएगा. करेक्ट. क्यों डिपॉजिट होगा? देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्योंकि लेड जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. कैथोड पे देखो क्या होगा? लेड ऑक्साइड था. ये लेड ऑक्साइड जो है वो आपके H2SO4 में से H पॉजिटिव आयंस को लेंगे क्योंकि रिडक्शन होनी है. रिडक्शन होगी तो व्हाट विल हैपन? लेड विल गेट ऑक्सीडाइज टू लेड 2 पॉजिटिव आयंस एंड वाटर विल बी रिलीज्ड. दीज लेड 2 पॉजिटिव आयंस जो कि रिड्यूस हुए हैं क्योंकि देखो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से वी आर कमिंग टू +2, सो देर इज अ रिडक्शन. Pb2 पॉजिटिव फिर SO4 2 नेगेटिव आयंस को भी ले लेंगे एंड विल फॉर्म PbSO4. कैथोड के ऊपर भी यही डिपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी. इसका मतलब चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो दोनों तरफ लेड सल्फेट डिपॉजिट होने लगा है. PbO2 भी PbSO4 बना देगा. सो कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाएगी? एनोड के ऊपर आपका लेड था, कैथोड के ऊपर आपका लेड ऑक्साइड था और इलेक्ट्रोलाइट क्या आपका H2SO4. इन सब की रिएक्शन होने के बाद आपको ट्वाइस द मॉलिक्यूल ऑफ लेड सल्फेट मिलेंगे, 1 एट कैथोड 1 एट एनोड, और वाटर विल बी रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन एज एन इलेक्ट्रोलाइट में. सो जब आप डिस्चार्ज हो रही है बैटरी यानी जब आप यूज़ कर रहे हैं उसको, सो इट इज़ फॉर्मिंग लेड सल्फेट. लेकिन जब आप रिचार्ज कर रहे हो तो इट इज़ अगेन फॉर्मिंग लेड एंड लेड ऑक्साइड एट एनोड एंड कैथोड. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल और द रिचार्जेबल बैटरीज. सो यहाँ से आप क्लियरली हम देख सकते हैं ऑन वर्किंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीज हो रही थी क्योंकि लेड सल्फेट बन रहा है. सो देयरफॉर डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की वो कम हो जाएगी क्योंकि H2SO4 कम हो रहा है, सॉल्यूट कम हो रहा है पानी में से, तो डेफिनेटली उस सॉल्यूशन की डेंसिटी कम हो जाएगी. जब ये डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml से कम हो जाती है यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन 1.2 ग्राम पर ml से कम होनी शुरू हो जाएगी तो बैटरी को रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी. बैटरी विल नॉट वर्क. ठीक है. इस तरह के स्टोरेज सेल्स जो होते हैं उनके अंदर बच्चों दोनों तरह का काम हो रहा है, वोल्टिक सेल का भी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का भी. जब आप उस बैटरी को यूज़ कर रहे हो टू कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में इंजन जब हम स्टार्ट करते हैं तो इट इज़ वर्किंग एज अ वोल्टिक सेल. लेकिन जब ये रिचार्ज होता है तो इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. देखो कैसे. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, lead sulfate is going to dissociate into PbO2 and Pb and H2SO4.
करेक्ट. सो दिस इज व्हाट इज रिचार्जिंग एंड दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन. नाउ जब ये डिस्चार्ज हो रहा है यानी यूज़ हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है, केमिकल इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये दोनों मिलके लेड सल्फेट बनाएंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज वोल्टिक सेल. सो इसका मतलब कोई भी स्टोरेज सेल हो दैट इज गोइंग टू वर्क एज वोल्टिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. सिमिलरली हमारे पास दूसरा सेल कौन सा होता है, निकल कैडमियम सेल. फ़ायदा क्या है इसका, इसकी लाइफ निकल कैडमियम सेल की लेड सेल से ज़्यादा होती है, लेड स्टोरेज सेल से. छोटा भी होता है, लाइट भी होता है. जस्ट लाइक वी डिड इन ड्राई सेल एंड मर्करी सेल, वो छोटा है, लाइट भी है और लाइफ भी उसकी ज़्यादा थी. सिमिलरली ये भी छोटा है, बड़ा लाइट है और लंबी लाइफ है. एट द सेम टाइम वो भी हमने कहाँ यूज़ किया था, पोर्टेबल छोटे छोटे डिवाइसेस में यूज़ किया था. ये किस में यूज़ हो रहा है, पोर्टेबल एंड कॉर्डलेस डिवाइसेस के अंदर. हमें इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस को नहीं ज़्यादा देखना है. इंपॉर्टेंट इज ड्राई सेल एंड द लेड स्टोरेज सेल, उसकी रिएक्शंस आपको समझ में आनी चाहिए. रेस्ट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. यहाँ एनोड पे कौन होगा, कैडमियम, और कैथोड पे क्या होगा आपका मेटल ग्रेड विच कंटेन निकल ऑक्साइड एज कैथोड, और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा, KOH ओनली. सो द रिएक्शंस विल कीप ऑन मूविंग. लाइक कैडमियम जो है वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बिकम कैडमियम ऑक्साइड, बिकॉज देखिए ऑक्सीडेशन 0 था, यहाँ +2 हो गया है. सो व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीडेशन. सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे निकल 3 पॉजिटिव में था, निकल विल बिकम +2, क्योंकि देखिए निकल कैथोड जो है KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ही इसने OH नेगेटिव OH आयंस को लिया है. सो निकल 3 पॉजिटिव था, यहाँ निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स विच हैज बीन रिलीज्ड बाय कैडमियम. ठीक है, तो नेट रिएक्शन क्या बन रहा है, कैडमियम और निकल की रिएक्शन होने के बाद कैडमियम ऑक्साइड और निकल हाइड्रोक्साइड बन रहा है. यहाँ देखो कोई भी गैस नहीं बन रही है, देयर इज नो गैसियस प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड. दिस यू मस्ट रिमेंबर. कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है, नेम अ स्टोरेज सेल इन विच गैसियस प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड. सो द पॉपुलर सेल इज निकल कैडमियम सेल. इसकी वोल्टेज बच्चों हमें मिलती है ओनली 1.14 वोल्ट विच इज़ क्वाइट हाई. बैटरीज के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्यूल सेल्स का. ना फ्यूल सेल्स में क्या है बच्चों, वोल्टिक सेल्स इन विच फ्यूल इज कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल थ्रू पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. माने एक तो हो गया आपने फिक्स कर दिया कि इसमें इतना ही जिंक है और इतना ही इसके अंदर ग्रेफाइट रहेगा या MnO2 रहेगा, वो फिक्स कर दिया आपने. या स्टोरेज बैटरी के अंदर भी देखो आपको बार बार रीफिल करना पड़ता है, H2SO4 डालना पड़ता है. ठीक है, या फिर आप देखेंगे वहाँ पर एक बार ही रिचार्जेबल है तो वी कैन रिचार्ज इट ऑल्सो. बट फ्यूल सेल्स में क्या हो रहा है, वी आर गोइंग टू यूज दैट फ्यूल दैट इज द लाइक इन केस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट में, वो फॉसिल फ्यूल जब जलता है, ठीक है, तो पानी बन को उबालता है और उस स्टीम से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं विच इज़ क्वाइट हैवी प्रोसीजर, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा चाहिए. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेल ऐसा बना लिया जिसमें हम जब जब रिक्वायरमेंट होगी हम हाइड्रोजन या कोई भी फ्यूल डालते रहेंगे, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा विदाउट गोइंग इनटू द डायनेमो एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन्स. यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से सीधा सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी. सो वो फ्यूल्स विच आर कंटिन्यूसली सप्लाइड इन अ वोल्टिक सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड एज फ्यूल सेल्स. इनकी हायर एफिशिएंसी होगी बिकॉज डेफिनेटली देर इज नो लॉस, देर इज नो वेस्टेज ऑफ फ्यूल विच इज गोइंग वी कैन सी ओवर हेयर. सबसे पॉपुलर फ्यूल सेल जो आप देखेंगे दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल. इसकी कंस्ट्रक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज दी सर्किट जिसके अंदर एक तरफ से आप हाइड्रोजन डाल रहे हो और एक तरफ से ऑक्सीजन डाल रहे हो. ठीक, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ये रही आपकी पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. इन पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, हाइड्रोजन अंदर आ रही है और इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट कर रही है. प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट विच इज गोइंग टू इंक्रीज द रिएक्शन रेट. सो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वाटर विल बी रिलीज्ड. ठीक है ना, पानी रिलीज होगा एंड एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट, बिकॉज हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन करेंगे दे विल फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल एंड विल रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम सप्लाई कर सकते हैं एट एनोड एंड कैथोड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड. सो इसके वर्किंग देखते हैं क्या है बच्चों. इसकी वर्किंग में देखो एनोड के ऊपर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस होगी, एनोड पे ऑक्सीडाइज होगी क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होना है. हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में थी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू
H1 पॉजिटिव में, देखिए H1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, सो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीजन के केस में क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन जीरो एलिमेंटल स्टेट में है एंड कैथोड के ऊपर यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी एंड इट विल बिकम, देखो OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो रही है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, करेक्ट। सो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू वाटर। सो दिस सेल हैज बीन यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। देखो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया, क्यों किया गया, पहली चीज इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हायर एफिशिएंसी, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब भी हम कोई चीज़ इनपुट दे रहे हैं अगर आउटपुट इनपुट से ज़्यादा हो तो एफिशिएंसी मानी जाती है, दैट इज आउटपुट इज मास प्रोड्यूस्ड अपॉन मास यूज्ड multiplied by 100, that is going to be the efficiency of any of the fuel. So इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जो मास हम यूज़ कर रहे हैं वो कम यूज़ होता है और मास प्रोड्यूस क्या है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर थर्मल पावर प्लांट का फ्यूल देख एफिशिएंसी देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 40% है, बहुत कोशिशें करने के बाद भी 40% ही रहा, और बहुत कोशिश करने के बाद भी फ्यूल सेल की एफिशिएंसी हम 60 to 70% तक ही ला पाए हैं, 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। स्टिल ट्राइज आर मूव देयर कंटिन्यूसली, वी आर ट्राइंग कि इसकी एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया जा सके। कॉन्टीन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ रिप्लेसिंग इलेक्ट्रोड मटेरियल, हमें बार बार सेल के इलेक्ट्रोड बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम डालते रहेंगे। सो यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट एंड वाटर जो इसमें से प्रोड्यूस हुआ है बच्चों, दैट इज यूज टू मेट द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। अगेन वी नो दैट इट इज़ पॉल्यूशन फ्री, क्योंकि क्या बन रहा है इसमें, वाटर बन रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे दैट फ्यूल सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स, लाइक वी हैव एल्कली फ्यूल सेल्स जिसमें हम KOH एज एन एक्वस यूज़ कर रहे हैं, फॉस्फोरिक फ्यूल सेल जिसमें एक्वस फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया है, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल जिसमें आपने पोटाशियम कार्बोनेट या लिथियम कार्बोनेट को लिक्विड फॉर्म में यूज़ किया है। लेकिन इन सारे एल्कली, फॉस्फोरिक एंड मोल्टन कार्बोनेट फॉसिल फ्यूल सेल्स में जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज मीथेन एंड नॉट दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। एक और फ्यूल सेल है जो कि अमेरिका यूज़ करता है, दैट इज द जिंक एयर फ्यूल सेल, वहाँ हाइड्रोजन की जगह उन्होंने जिंक को यूज़ किया है, रेस्ट ऑल इज सेम, ठीक है जी। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज कोरोजन। बड़ा पुराना टॉपिक है, आप सबको मालूम है कोरोजन क्या होता है, डिटीरियोरेशन ऑफ एनी मेटल बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विद एयर एंड मॉइस्चर, दोनों का होना ज़रूरी है। लाइक टार्निश सिल्वर, आप सिल्वर देखोगे ब्लैक हो जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, स्टील अपना लस्टर लूज कर देती है, आयरन जो है वो रस्ट फॉर्म कर लेता है, इन द ब्राउन कलर की रस्ट बन जाती है, एंड वी नो द व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3.XH2O, राइट। लेकिन ध्यान रहे आयरन ड्राई एयर में या वैक्यूम में कभी भी रस्ट नहीं होगा, बिकॉज इट नीड्स एयर, मॉइस्ट एयर की ज़रूरत है इसको। ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोरोजन का रेट चेंज हो जाता है, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। पहला है आपका रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी कि उनका E0 और द EMF, राइट। जिनका ज़्यादा E0 होगा वो उतना ही ज़्यादा कोरोड जल्दी होंगे, यानी कि जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं उनमें आप देखेंगे कोरोजन का रेट ज़्यादा मिलेगा। इम्प्योरिटीज़ अगर होंगी तो E0 सेल बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आयन की फॉर्मेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, एंड वी नो दैट अगर आयन की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी बाय नर्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log टू द बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट के आयन बढ़ेंगे तो E सेल बढ़ेगा, E सेल बढ़ेगा तो आपकी रिएक्टिविटी हमने बोला कि जिसकी ज़्यादा होगी E सेल ज़्यादा होगा, कोरोड जल्दी होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर विल बी लॉट ऑफ कोरोजन गोइंग ऑन। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ आयन्स बढ़ा देंगे। अगर नंबर ऑफ आयन्स बढ़ेंगे अगेन इट विल लीड टू द कोरोजन, क्योंकि पानी के साथ भी नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं। हमने देखा था मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, कापा बढ़ता है, सो जितना ज़्यादा वो बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस हो ज़्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोलिसिस होगी उतना ही ज़्यादा कोरोजन होगा। प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड देखो पानी में होगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, अगेन इट इज़ एन एसिडिक इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, रस्टिंग को बढ़ा देगा।
सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू corrosion और रस्टिंग. प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑब्वियसली वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि हमारा जो मेन आयरन है उसको कुछ नहीं हो, जो दूसरा है वो सेक्रीफाइस कर जाए. सो कोरोजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटेक्टिव कोटिंग. देन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रस्टिंग. रस्ट बनती कैसे, होता क्या है. देखो, कोई भी नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होगा अगर मेटल का, या वहाँ उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होंगी, रफ सरफेस हो या इम्प्योरिटी ज़्यादा हो. देखो, इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी तो हमें पता है जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक डिस्ट्रक्शंस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आयंस डिसोसिएट होने शुरू हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन उतनी ज़्यादा होगी. रफ सरफेस भी एक्ट कैसा करता है, इट एक्ट्स लाइक अ कोरोजन कपल्स. कोरोजन कपल्स कहाँ होंगे, वहाँ जहाँ भी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलेगी, यानी पानी और हवा जहाँ भी होगी वहाँ पर मेटल के साथ टच में आने के बाद कोरोजन कपल्स बनते हैं. कोरोजन कपल्स का मतलब कहीं पर ऑक्सीडेशन होगी, कहीं पर रिडक्शन होगी. कपल जहाँ भी आएगा दैट इज रिडॉक्स. अब देखो क्या हो रहा है. फिल्म ऑफ वाटर अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म्स एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड मेटल के सरफेस को कवर कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज द ऑक्सीडेशन. सो व्हाट विल हैपन, प्योर एनोड जो है, प्योर आयरन आपका एनोड बन जाएगा विच इज गोइंग टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, एंड इम्प्योरिटीज विल वर्क एज कैथोड. ठीक है, क्योंकि दे आर गोइंग टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ देखिए क्या हो रहा है. आयरन एनोड है, ये आयरन का सरफेस है सारा. आयरन इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन टू प्रोड्यूस आयरन आयंस. Fe2 पॉजिटिव आयन बन गए और इलेक्ट्रॉन्स निकल गए. ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ. कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन. रिडक्शन के लिए क्या चाहिए, H पॉजिटिव आयन जो कि पानी से मिलेंगे, या और ऑक्सीजन मिल जाएगी. दे विल फॉर्म व्हाट, वाटर. देखिए H पॉजिटिव इज गोइंग टू रिड्यूस इनटू वाटर मॉलिक्यूल. राइट. एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर आयरन 2 पॉजिटिव आयन्स बना रही है और ये इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, ये Fe2 पॉजिटिव आयन जो है बच्चों, again in the presence of oxygen will oxidize and will form Fe3 positive ion. Fe3 positive ion in the presence of oxygen atmospheric and water atmospheric will form rust. देखो, before that electron reaches cathode what is happening, water जो है उसकी electrolysis हो जाएगी, it will give you H positive ion over H negative ion. कार्बोनिक एसिड बना है बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कॉम्बिनेशन, ये भी आपको H पॉजिटिव कार्बोनेट आयन देगा. Now these H positive ions on cathode will gain 4 electrons and will form hydrogen atom. ये हाइड्रोजन एटम जो है बच्चों एट कैथोड विल रिड्यूस द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. आयरन सरफेस के ऊपर जो ऑक्सीजन अवेलेबल होगा, हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन एटम बने वो ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे एंड विल फॉर्म वाटर. सो व्हाट इज हैपनिंग एज इन नेट रिएक्शन, आयरन जो है वो 4 हाइड्रोजन आयन्स और ऑक्सीजन के साथ, आयरन एक्टिंग एज ए नोड, hydrogen ion as cathode in the presence of air will produce Fe2 positive ion and water. ये Fe2 positive ion from atmospheric oxygen and water will form Fe3 positive ion and further will form rust. तो बच्चों जहाँ भी सॉल्टेड पानी होगा वहाँ रस्टिंग ज़्यादा होगी. क्यों होगी, बिकॉज सॉल्ट वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा और मेटल की सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ा रहा है. कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका मतलब आयंस की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और जितनी आयंस की फॉर्मेशन होगी उतना ही रस्ट भी ज़्यादा बनेगा. सो इसीलिए जहाँ भी खारा पानी होता है वहाँ रस्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है. लाइक अंडर वाटर, आयरन वाटर पाइप्स या अंडर सी जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ इसका खतरा ज़्यादा होता है. सो हाउ टू प्रिवेंट दिस कोरोजन, किस तरह से इससे बचा जाए, क्योंकि अदरवाइज़ तो ये मॉनिटरी लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. सो पहला मेथड आता है आपके पास बैरियर मेथड. बैरियर मेथड में बच्चों क्या है, या तो आप पेंट कर दोगे किसी ऑयल के पेंट कलर के साथ या किसी केमिकल के साथ उसको कोट कर दोगे, लाइक बिस्फेनॉल के साथ भी उसे आप कोटिंग कर सकते हैं विच विल क्रिएट अ बैरियर ऑफ आयरन एट द एटमॉस्फेयर. वाटर एयर उनके साथ बैरियर क्रिएट करेगा. दूसरा है ऑयल या ग्रीस लगा के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जिंक आपका टिन, निकल, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लीजिए आप आयरन से और उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए. ठीक है, सो दीज आर द बैरियर मेथड्स. नेक्स्ट मेथड है बच्चों सैक्रिफाइशियल प्रोटेक्शन. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से. दे कैन आस्क यू फॉर 3 मार्क्स ऑल्सो.
what is happening? Covering iron with a metal which is more reactive than iron. Active metal is consumed with time and it prevents the loss of iron by sacrificing this active metal. Like आप galvanization करते हैं, जिंक की कोटिंग हमने आयरन के ऊपर कर दी. What will happen? जब भी कोई स्क्रैच उसके ऊपर आएगा तो पहले जिंक उतर जाएगा और आयरन भी एक्सपोज हो जाएगा. बट देखिए जिंक का आप देखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है बच्चों वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन. सो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो अगर दोनों एक्सपोज भी हो जाए तो जिंक विल ऑक्सीडाइज फर्स्ट प्रिवेंटिंग एंड सेविंग आयरन. तो जिंक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, आयरन को बचा लेगा. करेक्ट. आयरन के ऊपर आप जो कोटिंग देखते हो जो बहुत शाइन करती है दैट इज़ नथिंग बट द जिंक कार्बोनेट कोटिंग होती है. जिंक की फिल्म के ऊपर आपने आयरन को जिंक के साथ कोट कर दिया. अब उसके बाद उसके ऊपर हमने एक और लेयर बना दी विच इज़ वेरी लस्टरस, शाइन आ जाती है उसके बाद आयरन के ऊपर. दैट इज जिंक कार्बोनेट की कोटिंग होती है उसके ऊपर. प्लीज़ डू रिमेंबर दिस कोटिंग. 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक आयरन जो है वो लस्ट्रस क्यों लगता है आफ्टर गैल्वेनाइजेशन. सो डोंट से जस्ट बिकॉज ऑफ जिंक फिल्म, इट इज़ बिकॉज ऑफ जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट .ZnOH होल ट्वाइस. राइट. बट अगर आप जिंक की जगह टिन की कोटिंग करते हैं बच्चों तब थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अगर टिन की कोटिंग करने के बाद आपके उस सरफेस के ऊपर कोई स्क्रैच आ गया तो आयरन और टिन दोनों एक्सपोज हो जाएंगे. बट आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टिन से ज़्यादा है. देखिए 0.44 वोल्ट एंड 0.1 वोल्ट. आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होने की वजह से इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड टिन विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट इट. तो टिन के साथ आप जब टिन के साथ जब गैल्वेनाइजेशन करेंगे, इसकी गैल्वेनाइजेशन विद फॉर जिंक, और अगर टिन को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे इट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर आयरन. टिन तब तक सैक्रिफाइस करेगा जब तक वो एक्सपोज नहीं होता आयरन, स्क्रैच नहीं लगता. बट अगर स्क्रैच आ गया तो आयरन एक्सपोज हो जाएगा. Next method is, which is also an important method, that is the electrical protection method. It can be asked for at least 2 marks or 3 marks in your exams. क्योंकि इसमें देखो क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हम वहाँ करते हैं जब आयरन पार्टिकल पानी के अंदर होता है. ठीक है, जहाँ कांस्टेंट पानी के टच में है, लाइक अंडरग्राउंड वाटर पाइप्स, क्योंकि पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी है. सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रस्टिंग. एट द सेम टाइम इस पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ प्योर वाटर. सॉल्टी वाटर होगा या कोई ना कोई और केमिकल इसमें होगा. सो दे रस्टिंग के चांसेस ज़्यादा हैं इस आयरन आर्टिकल के. सो हम क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल को एक तरह से कनेक्ट करते हैं टू अ मोर रिएक्टिव मेटल जो कि खुद ऑक्सीडाइज करना चाहिए. माने आप आयरन को कहाँ रखोगे, आयरन विल वर्क एज अ कैथोड एंड अ मोर रिएक्टिव मेटल विल वर्क एज एनोड. इस तरह से हम उसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के साथ कनेक्ट कर देते हैं. सो व्हाट विल हैपन, अगर कोई ऑक्सीडेशन होगा सो व्हाट विल हैपन, मोर रिएक्टिव मेटल यानी मैग्नीशियम और आपका मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, दे विल गेट ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है. आई होप यू रिमेंबर दैट रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन डिफरेंट होता है. लुक एट इट, this is what minus and this is what plus. Correct. So the oxidation potential is more, reduction potential is less of magnesium. As a result, magnesium will get oxidized first as compared to iron, saving iron. ठीक है. So this is an important method which is used for underground water pipes. Last topic आपका आता है, last point है using anti-rust solutions. बच्चों anti-rust solutions वो होंगे जो कि alkaline होंगे, like alkaline phosphate या alkaline chromate. क्यों, क्योंकि एल्कलाइन होंगे तभी तो H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेंगे. अगर H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है, सो देयर विल बी लेस फॉर्मेशन ऑफ आयरन एंड आयंस एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे वो एकोमोडेट ज़्यादा हो जाएंगे. देखिए आयरन जो है इट इज़ गोइंग टू फॉर्म Fe2 पॉजिटिव एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने लेने थे, हाइड्रोजन ने लेने थे. अगर ये हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग and one time there will be excessive accumulation and this reaction will stop. So this will prevent the rusting of iron. So with this we come to an end of the chapter of electrochemistry. I hope you enjoyed this chapter and this is really very good and interesting chapter, important for board as well as competition. So बच्चों
अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा एंड हैव अ ग्रेट डे।